जिनका मार्गदर्शन हर कोई युवा पाकर गौरवान्वित होता है। जोरदार ताली से सम्मानीय BR ग्वाला साहब। आज के इस भव्य समारोह में हमारे अपने जस्टिस जगत सिंह जी साहब, HR कुड़ी साहब, श्रीनिवास साहब, सही राम जी, इस यूनाइटेड जाट महासभा के अध्यक्ष, सम्मानित मंच, प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत दर्द होता है जब किसी जाट के प्रताड़ना के बारे में सुनते हैं या उसका कोई उचित सम्मान नहीं मिल रहा, तो ये महसूस अब भी होता है कि हम 1952 के पहले के जाट समाज के सदस्य हैं। और इसी कड़ी में इस प्रताड़ना से विमुक्त करने के लिए इस प्रकार की संस्थाएं आती है तो हमारा सिर गौरव से उठ जाता है। सोचते हैं अभी भी कुछ लोग हैं जो इस समाज की बहबूदी के बारे में, अच्छाई के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। साथियों, ये जो नई पीढ़ी है, इनको छोड़ के जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं या हमारे पहले के हैं या हमारे थोड़े बाद के हैं, उनको पता है कि हमारी स्थिति क्या थी। भी गांव के लोग आए हुए हैं। मेरा गांव भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। मैं भोपालगढ़ के एक छोटे से गांव मंडली का रहने वाला हूं। और उस गांव से मोहन जी ने ये बात किस ढंग से उठाई, मैं प्रभावित हुआ कि कितनी संवेदना है इस आदमी में, कि जिस कमी को इसने पाया, जिस असम्मान को इसने महसूस किया, जिस कमजोरी को इसने समझा, वो एक चिंगारी के रूप में उठी और गांव वाले उस बात को समझे और आज उसका परिणाम इस बड़ी सभा के रूप में हमें सामने दिख रहा है। बहुत कम चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये सोच की बात है। आगे सोच, यही सोच इनको आगे ले जाएगी। लोग किस सोच से शुरू करते हैं, वो सोच बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का, जिन पुरानों का नाम लिया, हमारे अतीत के जो महापुरुष थे जिन्होंने राजस्थान में हमारे समाज की मजबूती के लिए बहुत बड़े काम किए, उनमें निश्चित तौर पे चौधरी बलदेव जी मिर्दा, किसान केसरी, कुंभाराम जी, शीश राम जी, गंगाराम जी, नाथूराम जी, परशुराम जी मदेरणा, जिनके बारे में लोग कम बोलते हैं इसलिए कि वो बहुत कड़क बहुत थे और किसी को बख्शते भी नहीं थे, साफ कहते थे। और उनके साथ रहना, कुड़ी साहब जैसे रमझोक दोनों, कुड़ी साहब से उनका बहुत अजीज़ का रिश्ता था, तो मैं तो उनके बच्चे की तरह था। तो उनके साथ रहना भी एक परीक्षा देनी होती थी, नहीं तो उनके साथ कोई रह नहीं सकता था। ऐसा आदमी था। ऐसे लोगों के साथ हम संगत में रहे। गंगाराम जी तो इतने अच्छे, इतने शालीन, इतने, मुझे कहना चाहिए कि 86-87 साल में वयोवृद्ध, जब मैं बाड़मेर में रिटायरमेंट के बाद तेल कंपनी केयर इंडिया का हेड बन के गया, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन उनके पास जाया करता था। उनको दिखना कम हो गया था, पर उनके पास जैसे पिछली पंक्ति में कुछ हमारे लोग बैठे हुए गांव के, सैकड़ों की तादाद में बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे मिलते थे। कोई काम नहीं तो गंगाराम जी के पास आके बैठते और शाम को चले जाते। ये अभी की बात है, कोई ज़्यादा नहीं, 5-7 साल पहले, 2011-2012 की बात कह रहा हूँ। उनसे मेरा बहुत निजी रिश्ता था। भेड़ चराने वाला आदमी, मेरे पिताजी भेड़ चराते थे। हम 5 भाई और 2 बहन हैं, उनमें से मैं अकेला ही पढ़ा लिखा हूँ पूरे खानदान में। आप सोचिए। और जिस ज्योति को मेरे फादर ने समझा, जिन्होंने उन्होंने सोचा, भेड़ चराते चराते 1954 या 55 में सेटलमेंट हो रहा था। गांव में सेटलमेंट हुआ था ना उस वक्त, जो ज़मीनें नापी जा रही थी, कानून को आते थे, अमीन आते थे, पटवारी तो बाद की बात है, और ज़मीन नापते थे और झंडे लगते थे और उनकी जो चेनें जो चलती थी उनको लेके हमारे गांव वाले साथ चलते रहते थे। मेरे फादर भी गए वहाँ, कि उनकी भी ड्यूटी लगती थी, भाई ज़मीन नपवानी तो 1-2 दिन साथ जाना पड़ेगा, तो वो भी गए। उन्होंने पूछा अमीन से, आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं जाट हूँ, मेरा नाम ये है और मैं नागौर ज़िले के किसी गांव का रहने वाला हूँ। तो उनका आप जाट हो के अमीन बन सकते हो क्या? क्यों नहीं बन सकते? तो मेरा बेटा भी पढ़ सकता है क्या? कि क्यों नहीं पढ़ सकता? तो हम 2 जुड़वे भाई थे, पता नहीं क्या सोच के, एक भाई को तो कहते ये तो नहीं पढ़ेगा, ये तो ठीक रहेगा, अपने साथ ही रहेगा,
इसको भेजता हूँ मैं। मेरी माँ की डेथ हुई थी 2.5-3 साल के जब थे, उनका स्वर्गवास हो गया। तो मेरे पिताजी ने या तो कुछ भीड़ कम करने के लिए या ये सोचा कि कुछ बन जाएगा, उन्होंने मुझे एक पोशाला में भेज दिया। स्कूलें नहीं थी, 50 किलोमीटर के आसपास भी। तो एक पंडित जी के पास भेज दिया पढ़ाने के लिए। पंडित जी ने साल भर तो पढ़ाया, उसके बाद में पोशाल में इतना ही पंडित जी को आता था, तम सूख लिए भाई गुणा बाग, बाकी गुणा भाग, छोटी ग्यार, बड़ी ग्यार, शाही डाया, संटा, जो भी होता था वो हमने पढ़ लिया। उसके आगे उनको भी कुछ नहीं आता था। तो वो क्या करते, हमें पार्टी पे कुछ लिख करके, जो पट्टी होती थी उसमें लिख कर अपने खेत में चले जाते। हम शाम को आते, तो जब किसी जोड़ को आपको करना है या गुणा करना है, तो गुणे के अंदर उसने 10 अक्षरों के 10 डिजिट के गुणे लिख दिए और 10 डिजिट के नीचे उनका इतना इंटू इतना। आप बताओ, टाइम तो लगता ही उसको करने में। तो शाम तक वो पार्टी भर जाती थी। शाम को आते गुरुजी वहाँ भी छुट्टी दे देते। तकदीर से वहाँ एक पास के किसी गांव में सरकारी स्कूल खुल गई और मेरे भाई साहब वहाँ लेके गए पढ़ाने के लिए कि भाई इसको भर्ती करो। तो सरकारी टीचर ने मुझे पूछा, तुम्हें क्या आता है? तो जितना गुरुजी को आता था मुझे आता था। तो मैंने कहा मार साहब मुझे सब आता है, जोड़, बाकी, गुणा, बाग, छोटी ग्यार, बड़ी ग्यार, अष्टाया, ढूंढा, सुनता, जो भी सब आता है। और इतना ही उनको आता है, इसलिए मुझे सब आता है। तो उस मास्टर ने बहुत बड़ी मार्मिक बात कही, जो आज भी मेरे जीवन में एक तरह का एक उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। वो एक ही बात कही, जब तक मरोगे तब तक तुम्हें सब नहीं आएगा, तुम पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। पढ़ाई का कोई अंत होगा ही नहीं बेटा, इसलिए पहली बात ये भूल जा, तुझे सब आता है। खैर फायदा मुझे क्या हुआ, क्योंकि चूंकि थोड़ा बड़ा होने पर मुझे स्कूल भेजा था, तो मैं 8-9 साल का हो गया होगा, उसने मुझे तीसरी में ले लिया कि इसको तीसरी में डायरेक्ट ले लेता हूँ। 4-5 महीने बाद में परीक्षा हुई, तो 7 साल के अंदर मैं 3 किताबें पास कर ली, चौथी में आ गया सरासर। उसकी वजह से कम उम्र में हम सरकारी नौकरी भी कर पाए और ज़्यादा कर पाए। मैं उस जमाने की बात करता हूँ, जिस जमाने के लोग हम हैं, जिन्होंने हमारा अतीत देखा, जो हमारे बुजुर्गों ने जो अतीत भोगा है, उस चीज़ पीढ़ी के नई पीढ़ी को पता नहीं। जज साहब हम तो पड़ोस में थे, मैं एसपी था, आप डिस्ट्रिक्ट जज थे। हम तो एक टाइम खाना साथ ही खाते थे, बीच में दोनों की कोठियाँ पास थी, तो एक रास्ता खोल दिया था, गली बना दी थी, तो 2 घर एक हो गए थे। ऐसे ही कुड़ी साहब तो हमारे अतीत थे, मेरे बड़े भाई साहब थे, उनके मकान में 4-5 साल वहीं रहे। तो इन दोनों पड़ोसियों के बारे में तो मुझे अच्छी तरह पता है। इसलिए मैं एक ही बात कहता था, मेरे पास जब कोई भी आदमी आता था, ये बात सही है कि जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ, उससे पहले मैं तहसीलदार सर्विस में था, और 10वीं के 11वीं के बाद के अंदर मैंने कभी दिन में पढ़ाई नहीं की। 11वीं के बाद मैं नौकरी करता था और रात में कॉलेज पढ़ता था। इसलिए लर्निंग जो की वह वाइल अर्निंग की, जब कमाते भी थे और पढ़ते भी थे, और कॉलेज को टॉप भी किया। आरपीएस में भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बहुत टाइम है छात्राओं के पास। ये युवा पीढ़ी बैठी, इनको पैसा कहता हूँ कॉलेज लगती कितने दिन है, लगती वक्ती कुछ कमी है। इसलिए पढ़ाई अगर करोगे तो काम को भी आड़े नहीं आएगा। घर भी जाओ तो काम करो ना। मैं तो पहले बार जब छुट्टी में जाता तो मेरे फादर मुझे पकड़ लेते थे, क्योंकि मैं शरीर से ठीक था। कहने लगे मैंने तुम्हें पढ़ा के बहुत बड़ी गलती करी। बाबा आपने क्यों ऐसा किया? कि तुम 2 आदमियों का काम करने वाले थे, अभी चौमासा है, काम में आदमी नहीं मिल रहे, तू जाके हम पढ़ाई कर रहा है। ये स्थिति हमारी। और हमें खुशी होती थी जब हम घर जाते थे, काम भी करते थे, मकान का निर्माण होता तो मुड़ भी खोदते थे, चुनाई में भी काम लेते थे। कोई कम नहीं होता इस आदमी। काम किसी आदमी के करने से आदमी छोटा नहीं होता। और आज हमारा में ये बेबूदी, घर में बच्चों को हमने सिखा दिया कि अगर तुमने पैंट कमीज पहन लिया तो बेटा कामगारी का काम मत करना, खेती मत करना। हालांकि खेती आज के घाटे का सौदा है। ये संस्कार गलत है। काम कोई करने से आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं तो आज भी खेती करता हूँ, आज भी ट्रैक्टर चलाता हूँ, कुड़ी साहब को पता है, आज भी पेड़ लगाता हूँ, आज भी जाकर के गाय भाई, मेरे पास अभी 10 गाय हैं। मेरी पत्नी हमारे जज साहब की बेटी जैसी है, बहुत प्रेम करते हैं। और जज साहब को इस बात का पता है, मैं जब से नौकरी में आया हूँ गायें रखता हूँ। ग्वाला तो हुई पर गायें भी रखता हूँ। आज भी 50 से 60 किलो दूध मेरे घर में पैदा होता है, तैयार होता है, सुबह आता है, हम
घर में लोग आ जाए ले जाते, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार पेशी में गया तो मेरे को कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया, कंटेम्प्ट कोर्ट का, किसी वजह से। जो कंटेम्प्ट को जो नोटिस दिया वो गलत दिया था, वो पहले वाले जज ने दिया। वो जज तो हो गया कहीं, वो ट्रांसफर हो गई फाइल मियाँ जी के पास में। जज साहब मेरे से बहुत खुश थे, तो उस वकील को कहा कि यार इस आदमी के नोटिस क्यों दिया साहब, ये कमी है, ये पुलिस अधिकारी है, इसने गलत बंद कर दिया, यूं कर दिया, वो कर दिया। तो देखिए, धरती के लाल जो कुर्सी पे बैठते हैं उनकी आत्मा हमेशा अलग टाइप की होती है, सोच अलग होता है। जैसे जज साहब का या हमारे कुड़ी साहब का, ऐसे अधिकारियों का है जिन्होंने देखा है। उन्होंने यही बात कही जो जज साहब ने कही। उन्होंने कहा भैया भेड़ पालक और ये ग्वाला जो है ना, ये कृष्ण जी भी थे, ग्वाला क्राइस्ट भी थे, ईसा मसीह भी ग्वाला ही थे, और उन्होंने कहा मोहम्मद साहब भी ग्वाला ही थे। ये मैं ग्वालों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जिस समाज से हम आए हैं सब ग्वाला ही हैं अपन। कोई भेड़, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पालते हैं, उसमें क्या बुरी बात है, और करना बड़ी आसान की बात, बड़ी बड़ी बात है। तो साथियों, अब वो जमाना गया जिस जोत को हमारे पूर्वजों ने जगाया, चौधरी बलदेव राम जी, उस वक्त 1925 में किसान बोर्डिंग की स्थापना करी, 1925, जिसमें चौधरी गुलराम जी भी थे, जिनके तीनों बेटे, एक बेटे चौधरी गोवर्धन सिंह जी जो IAS रेवेन्यू सेक्रेटरी से रिटायर्ड हुए, जिन्होंने जाट आरक्षण में सबसे बड़ा काम किया। भंवरगढ़ में, वहाँ आपके पास था, मैंने भंवरगढ़ में वाला आदमी कहाँ से आ गए यहाँ। 1976 भंवरगढ़ डकैती इलाका, पूरे के पूरे 6 थानों में इसको पूछ लो, पूरे के पूरे इलाके में बिजली नहीं और पानी नहीं। उस विषम परिस्थितियों में हमारी पोस्टिंग कर दी वहाँ शाहबाद उस वक्त काला पानी कहते थे। मैं, मेरे बैच का टॉपर, बेस्ट ऑलराउंडर, गवर्नर की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मुझे मिली, बेस्ट इंडोर, बेस्ट आउटडोर, जितने इनाम थे वो मुझे मिले ट्रेनिंग में। उसके बाद सबसे पोस्टिंग खराब कहाँ करी, शाहबाद। जब शाहबाद में गया, जज साहब को और कुड़ी साहब को पता है इस बात का, इस बच्चों को पता है, पूरा जंगली इलाका था, रे डकैतों का इलाका था। पर देखिए कहाँ सेवा कैसे होती है। इमरजेंसी का टाइम था, 3-4 जाट जो वहाँ खेती करते थे, उनको एक कलेक्टर कावड़िया होता था, उनसे नाराज हो गया। एक तहसीलदार लिख दिया, ये तो जो है लोगों को, मजदूरों को तंग करते हैं और उनके बेगार लेते हैं, और ये उनका यूं करते हैं, यूं शोषण करते हैं, ये करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। उन तीनों ही जाटों को मीसा के अंदर बंद कर दिया। रामपाल सिंह जी जो चौधरी रामनाथ जी MP थे, अजय किलक जो मिनिस्टर रहा, उनका भी एक रिश्तेदार थे रामपाल सिंह जी, वो भी, उनको भी बंद कर दिया। रघुवीर सिंह होता तो उनको बंद कर दिया, और एक और हरियाणा का, पंजाब का जाट था, उनको बंद कर दिया। तीनों को NSA में बंद कर दिया उन्होंने। और बंद करने के बाद में इमरजेंसी थोड़ी सी कम हो रही थी, नशाबंदी, आपके ये नशबंदी का टाइम था, जब गांव में जाते थे तो लोग भाग जाते थे। अब मैंने कहा भाग क्यों रहे हैं, उनका साहब यहाँ पुलिस वाले हैं, जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, इनको, इनकी नशबंदी करते हैं। तो मैंने पहला काम ये किया, भाई जबरदस्ती नशबंदी नहीं कराओगे, मेरी वजह से तुम डरो मत, मेरे से बात करो। आदिवासी इलाका था, शहरिया समाज था, तो तुम भगो मत, मैं तुम्हारे को जबरदस्ती पकड़ के नहीं ले जाऊँगा। तो लोगों को भरोसा हुआ ये ले जाएगा नहीं। जब उनको बंद किया तो उसकी इंक्वायरी मेरे पास आई, कहा आप इस पे रिपोर्ट दीजिए, इन लोगों को बंद किया सही किया या गलत किया, क्यों उन्होंने शिकायतें करी प्राइम मिनिस्टर तक, इंदिरा जी तक। वो रिपोर्ट आई, उसकी जांच मुझे मिली, और जांच में मैंने ठोक के लिखा कि कलेक्टर की हठधर्मिता से, उसकी गुंडागर्दी से, इनकी बदमाशी की वजह से उसको बंद किया। इनको पता होगा, एक पारिक तहसीलदार होता था, वो बहुत बदमाश था। हाँ, तो उन किसानों का शोषण करता था, मैंने उसका भी लिखा। मैंने इनकी वजह से ये बंद हुआ, इनकी कोई गलती नहीं है, तो खेती करते हैं, और इस ढंग की खेती करते हैं जहाँ लोग रहना पसंद नहीं, जो डकैती इलाका है। जब रिपोर्ट मेरे SP के पास गई, PS यादव SP होते थे, अभी जिंदा हैं, भले आदमी थे, हरियाणा के यादव थे, वो आड़ू भी थे। उन्होंने मुझे बुला के पूछा, तेने क्या लिख दिया? मैंने कहा क्या गलत लिखा? कि इमरजेंसी में इस टाइप की रिपोर्ट दी जाती है क्या, तू भी बंद कर देंगे, तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। अभी सरकार के खिलाफ तुम कैसे लिख सकते हो ऐसे? मैंने कहा साहब मैंने तो लिख दिया, नौकरी से निकलेंगे तो घर चले जाएंगे, खेती कर लेंगे, कोई बात नहीं। और मेरी उस रिपोर्ट पे उन तीनों को छोड़ा। आज भी वो, मैं उनके शादी ब्याह में जाता हूँ, मेरे अब रिश्ते भी हैं उनसे बहुत सारे इनडायरेक्टली। पर आप छोटी सी बात की बात करते हो कि हिम्मत रखना और दिल साफ होता है तो कलम अपना आप साथ देती है। क्यों, मुझे अभी पता है
कि आदरणीय गठाला जी नौर के अंदर किसान बोर्डिंग की स्थापना के लिए चंदा इकट्ठा कर लिया उन्होंने। भैरू सिंह जी का राज था यहाँ 78-79 वो SDM होते थे। तो लोग बाग आप क्या करते हो, यही होता है कि भाई चंदा कैसे करेंगे, सरकारी नौकर को पकड़ो, ये रसीद बुक उसको दे दो, तो लोग डर के मारे पैसा देंगे, मैं देंगे नहीं, तो ये रसीद उनको दे दी, उन्होंने पैसे इकट्ठा करेंगे और हॉस्टल खुलवा दिया वहाँ नौर के अंदर। बढ़िया जाट बोर्डिंग आज भी है। वो हॉस्टल खुलवाते ही उसकी शिकायत हुई और भैरू सिंह जी ने उनको सस्पेंड कर दिया। आज नहीं है, उनको पता है। इसलिए काम करने वाले को भी और करवाने वाले को भी थोड़ी समझदारी से काम करना पड़ेगा, तभी आप और हमारी गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण मिला अभी, और जज साहब को पता है, जस्टिस गोयल की एक रिपोर्ट आई जाटों के बारे में कि जाटों को क्यों आरक्षण दिया जाए, धौलपुर और भरतपुर को, क्यों, वो तो रजवाड़ों से संबंध रखते हैं, वहाँ राज था, और राजस्थान के अंदर जो राज करने वाली जातियाँ थी उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो भरतपुर धौलपुर भी जाटों के पास उनका राज्य था। एक तरह तो आप कहते हो उसमें जाट के पास जो कॉमन जाट जितने भी हैं 97% जाटों के पास कितनी जमीन है? भरतपुर धौलपुर राज करते थे 1.3 हेक्टर, 1.25 हेक्टर के बराबर जमीन का एवरेज आता है वहाँ, यानी 4 बीघा, किसी के पास 3 बीघा, किसी के पास 5 बीघा। आप सोचिए क्या हमारे पास, हम कहीं कहते हैं बस राज किया उन्होंने, क्या राज किया? वो तो राज करने से भी खराब थी उनकी स्थिति। ऐसे ही सब उन्होंने सर्वेक्षण किया, और जिस सर्वेक्षण के आधार के अंदर जो रिपोर्ट दी वो इतनी ज़बरदस्त रिपोर्ट थी कि आज तक जितनी रिपोर्ट है वो सब चैलेंज हुई, और ये रिपोर्ट आज तक चैलेंज नहीं हुई। उसकी वजह सरकार को मानना पड़ा और उनको आरक्षण मिला। पर इसके पीछे दिमाग किसका था? उस टीम का सेक्रेटरी हरि कुमार गोदारा डिस्ट्रिक्ट जज था। गोयल साहब हमारे बहुत सम्मानित रहे हैं, पर गोयल साहब के पीछे जो दिमाग चला, जो इतनी संकलन किया, वो उस हरि कुमार गोदारा ने किया जो आपके समाज का था। हर आदमी जिस रूप से काम करना चाहता करता है, बड़े बड़े पुरोहितों में कोई कमी नहीं। जिस हॉस्टल की बात चला रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं समाज में संस्था चलाना बड़ा टेढ़ा काम है मोहन जी। तो आप तो चलाओगे 10 आपके पीछे खींचने वाले लिख जाएंगे। जब जिस हॉस्टल की मैं जहां बड़ा हुआ उसका एक शाखा हुआ करती थी, को 2, 5, 10, 20, 50 बच्चे रहते थे, बदनाम संस्था थी, आपस में लड़े, मुझे कहा आप आइए, तो मेरा रिटायरमेंट हो गया। ऐसे कोई भले आदमी चौधरी साहब की तरह मुझे एक चौधरी मिल गया। मैं किसी फंक्शन में गया था, उन्होंने मुझे मौका दिया कि चौधरी साहब काम तो बहुत कर लिया, नौकरी बहुत कर ली, अच्छी कुर्सी पे बैठ गए, मज़े भी ले लिए, अब समाज के लिए भी तो कुछ करो। अब तो अपने लिए क्या है? सरकारी नौकरी में दस्तखत करके किसी का भला करते हो, उसको आप गुण मानते ही नहीं हो, क्योंकि ये तो हमारी कमी है। जाट में आप 100 काम कर देना, बहुत अच्छे कहला देना, एक काम मत करना, उसके पीछे कह दिया बदमाश। हाँ साहब बदमाश, सरकारी नो घमंड हो गया, बड़े बंगलों में रहता है, बड़ी गाड़ी में आता है, ये होता है वो होता है, और आप सब विश्वास कर लोगे, और बेचारा कितना ही करो कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसने एक ही बात कही कि कुछ करो, और मैं उस संस्था से जुड़ा। कोई अध्यक्ष नहीं था, कोई सेक्रेटरी नहीं था, कोई मेंबर नहीं था। मैंने सबको इकट्ठा करके कहा काम चालू करें अपन, और काम चालू किया 1911 में। आज की तारीख में हमारे पास में वहाँ पर 64 कमरे 3 बेडेड, 200 बच्चे रहते हैं उसमें, 200 बच्चे। किसी भी बच्चे का एडमिशन मेरिट से होता है वहाँ। कोई किसी का कोई मतलब बिहार वाला का भतीजा भी है, एडमिशन में अगर नंबर नहीं है तो मैं किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि एडमिशन कमेटी अलग है। वो एक लेक्चरर है कॉलेज के, उसमें बकायदा कंप्यूटर में जो मेरिट बनती है उसके आधार पे एडमिशन होगा, डिसेंडिंग नोट पे। अगर लास्ट बनते हो वहाँ ख़त्म हुआ, उसके आगे होता नहीं है। 81.5% के बगैर लास्ट बच्चा जो हमारा भर्ती हुआ 81.5% में भर्ती है हमारा। और खाने का खर्चा कितना आता है? 12.5 रुपये टाइम का, 25 रुपये में हमारा बच्चा पेट भरता है। अभी कुछ दिनों पहले शिकायत हुई सा, एक बच्चे का मोबाइल खो गया, उसका 15,000 का मोबाइल था, तो मैंने उसको बाप को बुलाया। तो इस संस्था में तो 12-13 हज़ार में पेट में भरवाते हैं इन बच्चों से, और 15,000 का ये खिलौना इस बच्चों को क्यों दिया भाई? किस बात के लिए दिया? तुम सोच इस बात के लिए। तुम गरीब है तो बाहर निकालता हूँ इसको,
नहीं तो अगर गरीब है तो इस बच्चे को इस इतना बड़ा खिलौना देने की जरूरत क्या थी। आजकल ये होड़ लगी हुई है, माँ विशेष तौर से, आप बुरी मत मानना, महिला शक्ति कह रहा हूँ कि मेरा बेटा बड़ी कॉलेज में जा रहा है तो क्या मोबाइल नहीं लेगा? तो आप उसको मोबाइल देना कोई बात नहीं, पर बड़ा मोबाइल जिसकी कीमत 15-25 हज़ार हो उसको देने से फायदा क्या भाई? क्यों बिगाड़ रहे हो उनको आप? थोड़ा सा समाज में कुछ संस्कार बच्चों को अपनों को देने पड़ेंगे। होड़ा होड़ और घोड़ा फोड़ का काम बंद करना पड़ेगा। उस फलाने छोरे के पास इतना है तो हमारे पास भी होना चाहिए, ये बातें गलत। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। और आज वो बहुत बड़ी संस्था अभी मैं बता रहा था रेणुआ साहब को, जो उसमें अभी नया हमने हॉल बनाए 2, एक तो बहुत बड़ा जिसके अंदर 250-300 आदमी एट ए टाइम खाना खा सकते हैं, और उसके ऊपर जैसा ये हॉल है इसका आप थोड़ा सा कम कर दो, एक वो रो इतना बड़ा हमारा मैस पियर, इसके ऊपर स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी के 3 कमरे तैयार हो चुका है। पर हमारे में एक ही कमी है कि मैं मोहन जी को कह रहा था, मैं ये मीटिंगें और भाषण नहीं करवाता, क्योंकि जाट को सबसे उसको अगर भाषण नहीं दे तो नाराज और हो जाता है, पैसे भले मत दो, सबसे पहले बुलाओ, ऊपर बिठाओ, फिर पंगा लो, और नाराज हो गए चाहे 10 और लपड़ा पड़ जाए। हमने कहा भैया कुछ नहीं, आना हो तो पैसे दे जाओ, और नहीं तो आपके बच्चा अगर पढ़ने वाला तो यहाँ भेज दो, बाकी राम राम, कोई लेना देना नहीं है। मैंने पिछले 8 साल में कोई फंक्शन नहीं किया, न कोई इसमें मैंने कोई शिलान्यास के लिए, एक महाराज हरनारायण जी महाराज थे रहण वाले, ये पीछे वाले जानते हो आजकल बीमार है वो बेचारे, दोनों ही फंक्शन मैंने उनको बुलाया, जैसा आपने गोपाल दास जी महाराज को बुलाया। ऐसे अच्छे फंक्शन में जो संत समागम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े लोगों ने हमारे लोगों में जो सेवाएं दी, काम किया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका काम सही है। आप तो भावना शुद्ध रखना, किसी से मत पूछना, अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना कि मैं जो कर रहा हूं सही है गलत है। अगर वो बोलती है कि सही है तो किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता रहिए, पर डॉक्यूमेंटेशन रखिए। समाज के बारे में जब इस प्रकार की जो कई बार विवाद आएंगे तो आपसे पूछेंगे, तो आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए कि भाई जाट जो यूनाइटेड जाट महासभा से जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो मार्मिक हैं, वो सही हैं और उसकी कुछ पूछ है, तब समाज की सेवा होगी। बाकी आप कीजिए, हमारे लायक जो भी काम हो हम आपके साथ हैं, आपके कदम से कदम मिलाएंगे, जितना हम कर सकते हैं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।